नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनावों की और जम्मू कश्मीर में गठित हुई नई सरकार की। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में गठित हुई नई सरकार की। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों, जिस तरह का मंत्रिमंडल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी नई सरकार में गठित किया दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक लेने जैसा है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमेशा से ही इल्जाम लगाती रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तुष्टीकरण की राजनीति करती है या विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दोस्तों, अब असल मुद्दे पे बात करते हैं कि आज हुआ क्या। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने जम्मू से सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया है दोस्तों, ये है ना बड़ी चौंकाने वाली बात। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई मीडिया में तो जैसे सनसनी ही फैल गई, क्योंकि मीडिया ये सोच रहा होगा कि शायद उमर अब्दुल्ला के जो डिप्टी सीएम होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। डिप्टी सीएम उन्होंने एक हिंदू को रखकर भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त संदेश दिया दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में तो खैर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 28-29 सीटें वहां से आई हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर कुछ खास नहीं रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जम्मू में सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को इन्हीं विधानसभा चुनावों में जोरदार पटकनी दी है दोस्तों, उनको हराया है दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना। दोस्तों, शायद यही वजह रही कि उमर अब्दुल्ला ने उनको अपनी कैबिनेट में एज ए डिप्टी सीएम जगह दी है दोस्तों। और वैसे भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में झटका लगा है, वो झटका शायद भारतीय जनता पार्टी काफी समय तक नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, झटके की बात मैंने इसलिए भी की क्योंकि जम्मू कश्मीर में से धारा 370 खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहा। 35A का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी दोस्तों। और दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस की। अब इसमें कांग्रेस का क्या रोल रहा दोस्तों। ये बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है उसमें कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने समर्थन बाहर से दिया है दोस्तों। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर की इस नई नवेली सरकार में कांग्रेस के किसी भी विधायक ने कैबिनेट में जगह नहीं ली है दोस्तों। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक और हमला नाकाम। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि कांग्रेस सत्ता की भूखी है दोस्तों। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने कांग्रेस के लिए जगह खाली छोड़ रखी है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल जाता, हम कैबिनेट में कोई पद प्राप्त नहीं करेंगे दोस्तों। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, मीडिया के गलियारों में सन्नाटा छा गया है दोस्तों कि उमर अब्दुल्ला के इस मूव ने और कांग्रेस के इस मूव ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार इल्जाम यही लगा रही थी कि उमर अब्दुल्ला तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है,
दोस्तों वैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू डिप्टी सीएम पहले भी बने हैं, लेकिन इस बार जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बने हैं, ये मूव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही भारी साबित होने वाला है। दोस्तों आज उमर अब्दुल्ला की पार्टी का शपथ ग्रहण था दोस्तों, और उमर अब्दुल्ला ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और आज से वहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया। दोस्तों आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की और झारखंड की, और साथ में उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 विधानसभा सीटों की चुनाव की। दोस्तों मैंने 9 क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों मिल्कीपुर की सीट जो है उसके ऊपर हाई कोर्ट में एक रिट लगी हुई है। उस रिट की वजह से चुनाव आयोग ने उस सीट के ऊपर चुनाव नहीं कराए हैं दोस्तों अभी तक। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि दोस्तों झारखंड एक छोटा राज्य है और झारखंड में अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीजुली सरकार चल रही है। दोस्तों झारखंड का पिछला घटनाक्रम तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको एक केस में जेल जाना पड़ा दोस्तों, उसके बाद कुछ महीने रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई और फिर आकर वो दोबारा से सीएम बन गए दोस्तों। लेकिन इस दौरान फरवरी में चंपई सोरेन को सीएम का पदभार दिया गया। चंपई सोरेन ने सीएम का पदभार संभाला, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के 48 घंटों के बाद ही 48 घंटों के अंदर ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद की दोबारा शपथ ले ली। अब दोस्तों इससे नाराज होकर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पहले तो वो इस चीज से इनकार करते रहे कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पार्टी का वफादार हूं। फिर उन्होंने खुलकर अपनी कई मुद्दों पर नाराजगी भी दिखाई। अब दोस्तों फिर हुआ क्या, अंततः चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब दोस्तों सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को लेकर झारखंड के ऊपर निशाना साध रही है दोस्तों। अब निशाना साधने से मेरा मतलब यह है कि झारखंड के चुनाव के ऊपर इंपैक्ट डालने को देख रही है। क्या दोस्तों चंपई सोरेन झारखंड के चुनाव में कोई असर डाल पाएंगे? हो सकता है इक्का दुक्का कुछ सीटें उनके प्रभाव से मिल भी जाएं, लेकिन क्या वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन को टक्कर दे पाएंगे दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही सोचती है? दोस्तों अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से राहुल गांधी ने 2023 में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की, पूरे भारत के सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोकर रख दिया, और दोस्तों और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जैसा दमदार प्रदर्शन किया, हाँ अलग बात है कि हरियाणा के चुनावों में रिजल्ट बहुत अप्रत्याशित आए। हरियाणा में जैसा कांग्रेस सोच रही थी उस तरह के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की लोकप्रियता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई दोस्तों। जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसा खेल खेला जा रहा है दोस्तों कांग्रेस ने भी झारखंड में धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया दोस्तों। चुनाव घोषित हो चुके हैं, अब इन बड़े नेताओं की धुआंधार रैलियां चलनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। खैर दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के सहारे क्या कमाल करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की। दोस्तों इन सभी चुनावों में महाराष्ट्र का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके ऊपर लगभग पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं दोस्तों। अब कैसे दोस्तों, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, उसके बाद शरद पवार की पार्टी तोड़ी, अजीत पवार अलग हो गए, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से वो अलग हो गए। अब दोस्तों शिवसेना
और एनसीपी दोनों पार्टियां दो भागों में बट गई। एक गुट भारतीय जनता पार्टी की ओर चला गया और एक गुट महाविकास आघाड़ी में रह गया। अब जो दूसरा गुट उधर चला गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार महाराष्ट्र में कर क्या रही है? आए दिन कोई ना कोई योजना का शिलान्यास। खैर दोस्तों, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग ही चुका है। जो घोषणाएं उन्होंने करनी थी वो कर दी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है चुनाव आयोग की भी टाइमिंग के ऊपर कि महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ करवाए जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करवाए गए दोस्तों? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, और वहीं चुनाव आयोग उनसे उलट काम करता है दोस्तों। दोनों के बयानों में और कथनी और करने में कितना विरोधाभास है दोस्तों। अब दोस्तों, बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनावों में इस रस्साकशी में जीतेगा कौन? किस दल की क्या स्थिति है दोस्तों? आइए अब हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रदर्शन किया है दोस्तों, वो अपने आप में काबिले तारीफ था दोस्तों। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई। उससे भी बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, नई पार्टी थी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार वाली, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों। कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में अगर 2024 के लोकसभा चुनावों की स्थिति के अनुसार देखी जाए तो बहुत मजबूत मानी जाती है दोस्तों, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी। दोस्तों, उधर एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र के सीएम हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे को ऐसे समय में लाया गया और ऐसे लाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एक स्मार्ट मूव कितना प्रोजेक्ट किया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सभी जानते हैं कि जब से ये सरकार बनी है हमेशा कोई ना कोई नया विवाद होता ही रहा है दोस्तों। कभी सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई, कभी योजनाओं को लेकर लड़ाई, और कई पॉलिटिकल ऐसे कारण हैं जिनके ऊपर विवाद चलता ही रहा दोस्तों। लेकिन अब बात करेंगे चुनावों के ऊपर, क्योंकि अब चुनाव घोषित हो चुके हैं दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा वाला मूव ही चलना चाहेगी दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जिस तरह से हमने हरियाणा में किया वो काम हम महाराष्ट्र में कर लेंगे? दोस्तों, इस पर शिवसेना के नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने देंगे जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया दोस्तों। यह बयान संजय राउत ने दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना यूबीटी नई पार्टी होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में बड़ी अच्छी सीटें लेके आई दोस्तों, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वहीं दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, उसका हाल देखिए। एनसीपी शरद पवार, उन्होंने भी नई पार्टी होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी सीटें लेके आए। लेकिन वहीं एनसीपी अजीत पवार दोस्तों, अगर महाविकास आघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनावों वाला मोमेंटम ही मेंटेन करके रखेगी जैसा कि उम्मीद की जा रही है, यदि कांग्रेस हरियाणा वाली गलती नहीं करेगी तो ये चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक नब्ज है दोस्तों।
और दोस्तों वहां के वोटरों का मूड और हरियाणा के वोटरों के मूड में बहुत फर्क है दोस्तों। अब कांग्रेस या बीजेपी वहां के वोटरों के मूड को किस तरह प्रभावित करती है दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। खैर, जिस तरह से राहुल गांधी ताबड़तोड़ मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उस तरह से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती दोस्तों। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले लगभग 90 घोषणाएं कर डाली हैं दोस्तों, लोक लुभावन घोषणाएं। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर आपको और भी बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल एक ऐसे ही केस की सुनवाई हुई जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग तक को नोटिस कर दिया है कि जब पार्टियां मुफ्त की चुनावी रेवड़ियां बांटती हैं या बांटने की घोषणा करती हैं तो आप क्या एक्शन लेते हैं दोस्तों। खैर, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि इस केस को किस तरह से डील करना है और क्या करना चाहिए दोस्तों। महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ये थी महाराष्ट्र चुनाव और जम्मू कश्मीर में गठित हुई नई सरकार के ऊपर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।